हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हमारे चौथे फाइलम के बारे में, जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि किंगडम एनिमालिया पे हम बात कर रहे थे। और किंगडम एनिमालिया में हमें टोटल कितने फाइलम्स स्टडी करने थे? 11 फाइलम्स हमें स्टडी करने थे, जिसमें से हमने सबसे पहले पोरीफेरा स्टडी कर लिया, फिर हमने सिलिंड्राटा स्टडी कर लिया, फिर हमने टीनोफोरा स्टडी कर लिया, और आज हम लोग अपना चौथा फाइलम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो चलिए शुरू करते हैं। होप आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, कोई भी फाइलम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? उसका नाम वही क्यों है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को प्लेटीहेल्मिन्थेस क्यों कहा गया। ठीक है, जितने भी फाइलम के नेम्स है ना, वो सब ग्रीक लैंग्वेज से आए। सब किससे आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो फ्लैट है, जो फ्लैटेंड है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। इसका अगर हम मीनिंग निकाले इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसका मीनिंग निकलेगा फ्लैट वर्म्स। क्या निकलेगा? फ्लैट वर्म्स। क्या निकलेगा? फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स का मतलब क्या होता है? क्यों कहते हैं फ्लैट वर्म्स? क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, देखिए लिखा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स जो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसको आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट एकदम चिपटा हुआ होता है, रिबन जैसा। किसके जैसा? रिबन जैसा। जैसे हम लोग में देखिए, ये है ना, ये डेप्थ है, ये बैक, ये है डॉर्सल पार्ट, ये है हमारा वेंट्रल पार्ट। डॉर्सल वेंट्रल पार्ट क्या दिख रहा है आपको? थोड़े बीच में गैप है ना, थोड़ा मोटाई है इसके बीच में। तो आप इसको अगर मान लीजिए ह्यूमन को ऐसे ले लीजिए, उसके ऊपर से रोड रोलर गुजार दीजिए। एक ह्यूमन को लेटा दीजिए, उसके ऊपर से एक रोड रोलर गुजारिए। गुजारना नहीं है, मतलब सोच के देखो, एक रोड रोलर अगर गुजरेगा तो वो आदमी का क्या हालत हो जाएगा? एकदम ऐसे चिपक जाएगा वो। तो हम कहेंगे कि ये आदमी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो गया। क्या कहेंगे? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो गया। तो ये जो स्पीसीज होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं, वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि रिबन लाइक होते हैं, एकदम चपटे, एकदम चपटे, जैसे लगता है ऊपर नीचे से कोई दे करके एकदम प्रेस मार दिया। समझ गए? तो ऐसे होते हैं, इसीलिए इसे फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। और ग्रीक लैंग्वेज में फ्लैट वर्म्स को अगर हम बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाम प्लेटीहेल्मिन्थेस क्यों है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब होता है फ्लैट वर्म्स। क्या होता है? फ्लैट वर्म्स। और इसे फ्लैट वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्पीसीज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इसका हैबिटेट कहाँ है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? मोस्टली पैरासिटिक, यानी इसके ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक कहने का मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे स्पीसीज के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पैरासिटिक उसे कहा जाता है जो किसी दूसरे जीव के ऊपर अपना जिंदगी बिताते हैं, उसे पैरासिटिक कहा जाता है। समझ गए? तो जो और जिस पर कोई भी पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना जीवन बिताता है उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर भी प्लेटीहेल्मिन्थेस पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो हमारे बॉडी के अंदर पाए गए तो हमारे ही बॉडी के अंदर उसका जीवन बीतेगा, तो उसका हैबिटेट हम ही हो गए ना, उसका होस्ट का बॉडी उसका हैबिटेट हो गया। तो मोस्टली ये पैरासिटिक है, यानी अपने होस्ट के ऊपर अपना जीवन बिता देते। किसके ऊपर अपना जीवन बिता देते हैं? होस्ट के ऊपर। अब देखिए पैरासाइट दो तरह के होते हैं, इक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट। ध्यान से सुनिएगा, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ है या बातें समझने की है, ध्यान सुनिएगा। पैरासाइट कितने तरह के होते हैं बाबू? दो तरह के, इक्टो एंड इंडो। इक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट। अगर जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर अपना जीवन बिता रहा है, होस्ट की बॉडी के अंदर है, तो वो इंडो पैरासाइट है। और जो हमारे बॉडी के ऊपर रह के अपना जीवन बिताता है वो इक्टो पैरासाइट है। समझ में आया? जैसे हमारे माथे के अंदर जो जू है वो क्या हुआ? इक्टो पैरासाइट हुआ। वो पूरा जीवन हमारे बॉडी के ऊपर ही बिताता है, हमारे बाल में रहता है, जीवन भर रहता है ना, वो अपना पूरा जीवन हमारे बाल में बिता देता है। लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर है या बाहर? तो वो कौन सा पैरासाइट हुआ? इक्टो पैरासाइट। और हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो फ्लैट वर्म्स हैं, या इसके बाद हम राउंड वर्म्स पढ़ेंगे, वो हमारे बॉडी के अंदर है। तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है, उसे कहा जाता है इंडो पैरासाइट। तो इक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट। तो ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये मोस्टली पैरासिटिक हैं। और पैरासिटिक में भी कैसा पैरासिटिक? मोस्टली ये इंडो पैरासिटिक।
मोस्टली क्या है, ये इंडो पैरासिटिक है। हाँ, इसके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो एक्टो पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ मेंबर्स इसके फ्री लिविंग भी होते हैं। कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। तो इसका हैबिटेट का बात हो गया कि ये मोस्टली पैरासिटिक है, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के ऊपर अपना जीवन बिता देगा, और फ्री लिविंग होगा। क्या होगा, फ्री लिविंग होगा। अच्छा, फ्री लिविंग होगा तो कहां होगा, लैंड पर या एक्वेटिक, कैसा? तो देखिए, अगर ये फ्री लिविंग होगा तो या तो ये एक्वेटिक होगा, पानी के अंदर होगा, या नहीं तो ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहेगा। ये ड्राई इन्वायरमेंट में जिंदा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, हम लोग धीरे धीरे इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आप यही समझिए कि ये ड्राई एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकता। अगर ये फ्री लिविंग है, पहला तो है कि ये पैरासिटिक होगा तो होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर रहेगा। लेकिन अगर ये फ्री लिविंग है तो या तो ये एक्वेटिक होगा, पानी के अंदर होगा, मेराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, या तो ये एक्वेटिक होगा, या नहीं तो ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहेगा, यानी जहां पर नमी है वहां पे रहेगा। ड्राई एनवायरमेंट में इसका जिंदा रहना संभव नहीं है। आई होप आपको हैबिटेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आगे बढ़ गए हम। आपको पता है पोरीफेरा में हम सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे थे, फिर हम सिलिंट्राटा और टिनोफेरा में हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे थे, और अब हम किस पे आ गए, ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे। और पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसे हैं, सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम स्केलमेंथिस पढ़ेंगे उसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, और इससे पहले जो हमने पढ़ा टिनोफोरा उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। यानी ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ किस फाइलम में है, सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो याद रखिएगा ये ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी यहां पर सेल से आगे बढ़ गए हम, सॉरी टिश्यू से आगे बढ़ गए हम, और टिश्यू ने ऑर्गेन फॉर्म कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए सेल का मतलब क्या, सेल अपना अपना काम कर रहे हैं। टिश्यू मतलब क्या, बहुत सारे सेल मिलके काम कर रहे हैं। और ऑर्गेन मतलब क्या, बहुत सारे टिश्यू मिलके काम कर रहे हैं। और ऑर्गेन सिस्टम मतलब क्या, बहुत से ऑर्गेन मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से टिश्यू मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर देखिए एक स्टेप यहां भी आगे बढ़ गए हम। इससे पहले जो हमने पढ़ा था टिनोफोरा वो डिप्लोब्लास्टिक था। क्या था, डिप्लोब्लास्टिक। दो ही जर्म लेयर्स थे, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। लेकिन ये पहले मेंबर्स ऐसे हैं एनिमल किंगडम के, और आज के बाद अभी से लेकर के आप जितने भी किंगडम एनिमालिया में फाइलम पढ़ेंगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी सब में 3 जर्म लेयर्स होगा। 3 जर्म लेयर्स, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो उनके पास तीनों जर्म लेयर होता है, इक्टोडर्म भी होता है, मेजोडर्म भी होता है और इंडोडर्म भी होता है। तीनों जर्म लेयर्स होते हैं, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा सर मेजोडर्म आ गया सर, तो सिलोम भी आ जाना चाहिए सर, क्योंकि मेजोडर्म से ही तो सिलोम बनता है। तो यहां पर बाबू एक बात बताओ, इसकी बॉडी तो बिल्कुल रिबन लाइक है, एकदम फ्लैट है, इसके बॉडी में कैविटी होगी क्या, नहीं होगी। इसके बॉडी में कैविटी हो ही नहीं सकती, एकदम चपटा है, तो इसके अंदर में खाली जगह कहां होगा, कैविटी कहां से होगा। तो ये एसिलोमेट होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है फिर भी इसके पास सिलोम नहीं है, तो हम इसका रीजन देंगे कि सच में उसके बॉडी के अंदर कोई कैविटी ही नहीं है। कैविटी होगी कैसे, वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, तो कैविटी हो ही नहीं सकती। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स इसके एम्ब्रियो लेवल पर प्रेजेंट है। एसिलोमेट है, यानी बॉडी के अंदर कोई सिलोम नहीं है। और बायलैटरल सिमेट्री, ये भी देखिए आगे बढ़ गया, बायलैटरल सिमेट्री आपको दिखना शुरू हो गया। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री कहने का मतलब बॉडी के अंदर एक ऐसा प्लेन होगा जिसके अबाउट ये 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। हम लोगों में भी बायलैटरल सिमेट्री है, लेफ्ट राइट, तो इनमें भी लेफ्ट राइट होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगी। तो समझ में आ गया होगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एंड बायलैटरल सिमेट्री, ये तो हमें समझ में आ गया। ये मोस्टली अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड कहने का मतलब बॉडी आगे से लेके पीछे तक में कोई बॉडी के अंदर डिविजन्स नहीं होता है, बॉडी एक सिंगल पार्ट में होता है, बॉडी के अंदर कोई डिविजन्स नहीं होते, यानी बॉडी बटे हुए नहीं होते, अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी बॉडी में बंटवारा नहीं होता है, बॉडी में कोई बंटवारा नहीं होता है। कुछ कुछ मेंबर्स है। बंटवारा कहने का मतलब क्या, देखिए एक हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो इसके बाद जब हम स्केलमेंथिस के बाद एनालिडा पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक वर्ड होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें कि बॉडी जो है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, और हर एक टुकड़ा एकदम देखने में एक जैसा होता है। एक टुकड़ा में पैर होगा तो दूसरे टुकड़े में भी पैर होगा, उसमें अगर आंख होगा तो इसमें भी आंख होगा, ऐसा होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब आपको सर हमारे बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन है क्या, बिल्कुल है, हमारे बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं है, बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन है। आपको सर एग्जांपल दे दो, हमारा वर्टिब्रल कॉलम 24 टुकड़ों में बटा हुआ है, हर एक टुकड़ा सेम 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 है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन मौजूद है, लेकिन इसके अंदर में कोई सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी होल में है,
कोई सेगमेंटेशन नहीं है। तो याद ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखिएगा, मोस्टली अनसेगमेंटेड, यानी बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो जो इसके पैरासिटिक फॉर्म्स होंगे, अभी मैंने तुरंत कहा जब पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं तो अब इसको अपने होस्ट की बॉडी के अंदर सरवाइव करना है ना, तो होस्ट की बॉडी से चिपक के रहना होगा ना। अब एक बात बताओ, अगर इसे होस्ट की बॉडी के अंदर रहना है या होस्ट की बॉडी के ऊपर रहना है तो बॉडी से अटैच रहना पड़ेगा ना, नहीं तो बॉडी, अब मान लो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कोई प्लेटीहेल्मिन्थेस है, तो अगर वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है तो आप जानते हो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में लगातार फूड आगे बढ़ते रहता है, तो उसके साथ पता चला कि वो प्लेटीहेल्मिन्थेस भी चला गया आगे, तो उसे क्या होगा, अपना पोजीशन बनाए रखने के लिए होल्ड करना पड़ेगा एलिमेंट्री कैनाल में। तो इसीलिए भगवान ने जो इसके पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उसको भगवान ने हुक्स और सकर्स दिए, हुक्स या सकर्स दिए। वो हुक्स या सकर्स क्या करता है, वो अपने होस्ट की बॉडी से अटैच कर देता है। हुक्स या सकर्स क्या करता है, वो अपने बॉडी से, अपने सकर क्या होगा ना, सकर वैक्यूम पंप जैसा काम करता है। जैसे अगर आप कभी जीवन में देखे हो कि स्पीकर में लगा होता है या मिक्सचर उक्चर वाले मशीन में ऐसे रबर का नीचे लगाता है, ऐसे दबा के छोड़ देते तो ऐसे चिपक जाता है, वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। कभी ऐसा देखा है ना, वो आता है या कहीं भी चिपकाना होता है ऐसे आप मार देते तो ऐसे वो हवा निकल जाता है और इसमें चिपक जाता है, उसे सकर कहते हैं। तो इनके पास भी या तो सकर होता है यानी तो हुक्स होता है। हुक्स मतलब ऐसा नुकीला निकला हुआ होगा जो कहीं पर जाके वो क्या करेगा, अपने होस्ट की बॉडी में वो फंसा देगा। तो हुक्स तो सिंपल हो गया, और सकर्स मतलब हुआ कि वो ऐसे चिपका देगा तो उसमें से हवा निकल जाएगा। तभी आप देखे होंगे मिक्सचर उक्चर मशीन में नीचे में लगा रहता है, ये जूसर सब में नीचे में लगा रहता है जिससे कि वो चिपक जाता है, रबर का होता है। आई होप आपने देखा होगा। तो सकर्स होते हैं इसके पास। तो जो इसके पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उसके पास हुक्स और सकर्स होते हैं जिससे कि वो अपने पोजीशन को क्या कर सके, होल्ड कर सके, ये अपने आप को मेंटेन रख सके होस्ट की बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो अब देखो ये, अब आप कहोगे सर इसका जो हुक्स और सकर्स है क्या उससे वो खून पिएंगे? नहीं, वो खून नहीं पीते हैं। ऐसा आप अपन सोचेगा ये पैरासाइट है मतलब खून पीता होगा, नहीं, ये खून नहीं पीते हैं, ये डायरेक्ट न्यूट्रिएंट लेते हैं। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा डाइजेस्टेड फूड ऑलरेडी पहुंचेगा, खाना धीरे धीरे वहां डाइजेस्ट होगा ना, तो डाइजेस्ट होगा तो वहां न्यूट्रिएंट्स की तो कमी है नहीं, तो ये क्या करेगा, उसी न्यूट्रिएंट्स में से अपना एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा? अपने बॉडी सरफेस से। कैसे एब्जॉर्ब करेगा? बॉडी सरफेस से। अब देखो अगर बॉडी सरफेस से उसे एब्जॉर्ब करना है तो बॉडी सरफेस बहुत पतला होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर बॉडी सरफेस से उसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है तो बॉडी सरफेस बहुत पतला होना चाहिए। मोटा होगा तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग अपने स्किन से कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत मोटा है, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उसका जो बॉडी सरफेस होता है वो वेरी थिन होता है, बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना होता है किससे होके? बॉडी सरफेस से होके। समझ गए? इसका जो बॉडी सरफेस है वो वेरी थिन, बॉडी सरफेस वेरी थिन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बॉडी सरफेस, यानी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है किससे? बॉडी सरफेस से होकर। अच्छा, ये तो हो गया पैरासाइट की बात। जो फ्री लिविंग होगा उसको क्या? फ्री लिविंग भी तो है, तो फ्री लिविंग क्या करेगा, कैसे खाना खाएगा? तो फ्री लिविंग के पास माउथ होता है। फ्री लिविंग के पास क्या होता है? माउथ होता है। देखिए लिखा है इन फ्री लिविंग माउथ इज प्रेजेंट। फ्री लिविंग में क्या होता है? माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है, यानी अभी भी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का मतलब क्या? माउथ से शुरू होगा, एनस तक जाएगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है, यानी कि ब्लाइंड सेक प्लान है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में ब्लाइंड सेक प्लान। ब्लाइंड सेक प्लान कहने का मतलब कि ऐसा प्लान जिसमें जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, तो जिस होके वो फूड लेगा उसी होके अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालेगा, इसे कहा जाता है ब्लाइंड सेक प्लान। तो इनके जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं इनमें माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है, और माउथ से वो अपना फूड लेंगे। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेनेरिया आप याद रखोगे। प्लेनेरिया एक और वजह से फेमस है कि ह्यूमन एनिमल किंगडम में सबसे पहले भगवान ने जिस ऑर्गेनिज्म को आंख दिया, जिसके पास आई आया, आंख आया, वो प्लेनेरिया ही था, याद रखिएगा। प्लेनेरिया इज द फर्स्ट एनिमल इन व्हिच आई डेवलप्स, यानी प्लेनेरिया पहला एनिमल था जिसमें आंख डेवलप हुआ। इससे पहले जितने भी मेंबर्स थे या जितने भी एनिमल्स थे उनमें किन्हीं में आंख नहीं था, ये पहले थे जिनमें आई डेवलप हुआ। तो याद रखिएगा प्लेनेरिया एक बेटर एग्जांपल है। तो प्लेनेरिया के पास माउथ होता है क्योंकि वो फ्री लिविंग है, क्योंकि वो क्या है? फ्री लिविंग है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जो इसके फ्री लिविंग फॉर्म होते हैं उनके पास माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता है, याद रखिएगा। गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं बाबू, जिंदा रहना है तो गैसेस एक्सचेंज करना होगा। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, अब देखो इसके दो रूप हो गए। एक तो हो गया जो पैरासाइट वाले हैं, तो जो पैरासाइट्स हैं वो एनारोबिक होते हैं। जो पैरासाइट्स हैं वो एनारोबिक होते हैं, यानी उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो उन्हें गैसेस एक्सचेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
जो पैरासिटिक फॉर्म है वो एनारोबिक है। क्या है? एनारोबिक। एनारोबिक कहने का मतलब, एनारोबिक हम उसे कहते हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जिन्हें गैसेस एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, उसे एनारोबिक कहा जाता है। और जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसे हम एरोबिक कहते हैं। तो जो उसके पैरासिटिक फॉर्म है वो एनारोबिक होते हैं, यानी उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है, तो सांस लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। लेकिन जो फ्री लिविंग है वो तो एरोबिक होते हैं। जो फ्री लिविंग है वो क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। और अगर वो एरोबिक होंगे तो फिर वो कैसे सांस लेंगे? तो बॉडी सरफेस। देखिए लिखा है गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। तो जो भी एरोबिक मेंबर है, प्लेटी हेलमिंथेस के जो भी एरोबिक मेंबर है, एरोबिक मेंबर मतलब जिनके लिए ऑक्सीजन इसेंशियल है, उन सभी में गैसेस एक्सचेंज होगा किससे होकर? बॉडी सरफेस से होकर। तो हो गया, मैंने कहा था ना 4 चीजें होनी जरूरी है। कौन कौन? डाइजेशन, सेकंड मतलब फूड मिलते रहना चाहिए, फूड का मोड समझ में आ गया। पैरासाइट है तो पैरासाइट, नहीं तो मौत होगा। नेक्स्ट था रिस्पायरेशन। तो देखिए जो पैरासिटिक है उनको तो रिस्पायर करने की जरूरत ही नहीं है, गैसेस एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो क्या किया? उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही जिंदा रह लेंगे। लेकिन जो फ्री लिविंग है उनमें गैसेस एक्सचेंज होगा बॉडी सरफेस से होकर। अगली बात थी ट्रांसपोर्टेशन। इनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोई नहीं होता है, डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी चीजें, चूंकि बॉडी सरफेस, बॉडी बहुत छोटा सा है, तो जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी होगी वो खुद ब खुद हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद फ्लो कर जाएगा। डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। समझ गए? कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन इनके बॉडी के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन से ही पूरे बॉडी के अंदर चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। डिफ्यूजन जानते हो आप? मूविंग ऑफ एनीथिंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बच गया एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए देखिए यहाँ 2 वर्ड मैंने यूज किया है, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं, आप दोनों वर्ड्स का मतलब समझ लीजिए। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर से जो भी टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस है उसे बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा पैटर्न है जिससे हमारे बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन भी मेंटेन होता है। एक बात बताओ, हमारे बॉडी के अंदर ये दोनों काम, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों काम हमारा किडनी करता है। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे ज्यादा यूरिन आएगा, कम पानी पियोगे कम यूरिन आएगा। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हो तो किडनी ज्यादा पानी को बाहर निकालेगा, अगर आप कम पानी पी रहे हो तो किडनी कम पानी को बाहर निकालेगा। सिंपल सी बात है, समझ गए? इसलिए आप देखते होंगे कि जो ठंडी का महीना होता है ना, उस समय में आदमी ज्यादा यूरिनेशन करता है एज कंपेयर टू गर्मी का महीना। गर्मी के महीना में उतना ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता है जितना ठंडी के महीना में होता है। रीजन क्या है? रीजन है कि गर्मी के महीना में हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, और ये जो स्वेट निकलता है तो वाटर वहां से भी लॉस हुआ, तो वाटर का कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी घट गया ना। अरे आया समझ में? तो इसीलिए जो है ठंडी के महीने में ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उस समय पसीना नहीं निकलता है, तो सारा का सारा पानी यूरिन से ही निकलता है। लेकिन गर्मी के महीना में स्वेट भी निकलता है, यूरिन भी, दोनों है, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलो हम कहाँ चले गए? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब समझ में आया? बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, यानी वाटर को ना ज्यादा होने देना ना कम होने देना, उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और एक्सक्रीशन मतलब हुआ वेस्ट को बाहर निकालना। ये दोनों ही काम जो प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर होता है वो या तो फ्लेम सेल्स करता है। कौन करता है? फ्लेम सेल्स, या जिसे हम सोलेनोसाइट्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स को हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। तो इसके बॉडी के अंदर, प्लेटी हेलमिंथेस के बॉडी के अंदर, अब आप कहोगे सर ये समझा दीजिए फ्लेम सेल्स क्या होता है या सोलेनोसाइट्स क्या होता है। नहीं समझा सकते, आपको याद रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन किससे होगा ये आपको सीधे याद रखना है, सीधे याद कीजिए, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। आप याद करोगे कि प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर जो यूरिन एक्सक्रीशन होता है और ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो या तो हम कह सकते हैं कि फ्लेम सेल्स से होता है, या जिसे हम सोलेनोसाइट्स कहते हैं। यानी सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे होकर के, या जो काम करता है किसका? एक्सक्रीशन का और ऑस्मो रेगुलेशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके बॉडी के अंदर ना कोई इंडोस्केलेटन है ना कोई एक्सोस्केलेटन है, तो प्रोटेक्शन कैसे होगा? तो इसके बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल मौजूद होता है। कौन मौजूद होता है? क्यूटिकल एक लेयर होता है प्रोटीन का जो उसके बॉडी सरफेस के ऊपर रहता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन के लिए इसके बॉडी में क्या होता है? क्यूटिकल होता है। ये भी याद रखोगे, क्यूटिकल इज प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नर्वस सिस्टम तो शुरू हो गया था सिलिंट्राटा से ही, नर्वनेट आया था सिलिंट्राटा में, फिर टिनोफोरा में भी नर्वनेट रहा। इसके अंदर में नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा और इसके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। नर्व कॉर्ड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हेड गैंग्लियन होगा। हेड गैंग्लियन क्या होता है? यही हेड गैंग्लियन धीरे धीरे डेवलप करके ब्रेन बन जाएगा। हम लोगों में आते आते वो ब्रेन बन गया।
तो ये सबसे पहले देखिए हेड गैंग्लियन यहाँ अपीयर हुआ प्लेटी हेलमिंथेस में। हेड गैंग्लियन होता क्या है? हेड गैंग्लियन एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जहां नर्व सेल्स का बहुत सारे नर्व सेल्स एक जगह जमा होते हैं, तो उसे हेड गैंग्लियन कहते हैं। तो ये सारा का सारा डिसीजन यही हेड गैंग्लियन लेता है। तो हेड गैंग्लियन उनके बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई पूछे हमारा नर्वस सिस्टम किस चीज से बनता है, तो हमारे नर्व सेल से और हमारे ब्रेन से बनता है ना, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा ब्रेन है, और हमारे बॉडी के अंदर हमारे नर्व सेल्स हैं। ये सब मिल करके हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। इसके बॉडी के अंदर इसके नर्वस सिस्टम को अगर देखोगे तो इसके हेड में एक हेड गैंग्लियन है। हेड गैंग्लियन यानी कि नर्व सेल्स का एक गोला जो डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, और पूरे बॉडी के अंदर नर्व कॉर्ड फैले हुए होंगे। कौन फैले हुए होंगे? नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड और हेड गैंग्लियन इन दोनों से मिलकर इसका नर्वस सिस्टम बना होता है, यानी ये अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकता है और उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स भी कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम भी समझ में आ गया। अब एक चीज बची आखिरी, जो कि है रिप्रोडक्शन। किसी भी फाइलम में सबसे लास्ट में हम क्या देखते हैं? उसका रिप्रोडक्शन। तो देखिए ये फिर ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्री लिविंग है वो और जो पैरासिटिक है वो दो तरह के हैं प्लेटी हेलमिंथेस। तो इनमें रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो दोनों है। देखिए इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें रीजनरेशन पावर होता है। क्या कौन सा पावर होता है? रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर कहने का मतलब अगर किसी मेंबर की बॉडी कट गई तो हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ ना, कि बॉडी के टुकड़ा से बॉडी बन रहा है, तो ये हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन था। आप याद कीजिए जो पिछला फाइलम था टिनोफोरा, वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन गायब हो गया था। पोरीफेरा में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों था, फिर उसके बाद सिलिंट्राटा में भी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों था, फिर टिनोफोरा में सिर्फ सेक्सुअल था, एसेक्सुअल नहीं था, और प्लेटी हेलमिंथेस में फिर सेक्सुअल एसेक्सुअल है। और इसके बाद आप फिर देखोगे फिर सिर्फ सेक्सुअल होगा, यानी बीच में यही सिर्फ सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है। और एसेक्सुअल का रीजन यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि इनमें ये एबिलिटी होती है कि अगर बॉडी के टुकड़े हो गए तो हर एक टुकड़ा एक नए बॉडी के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मौजूद हैं। चलिए एसेक्सुअल तो हम समझ गए डिजनरेशन से होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल पे बात करते हैं। तो सेक्सुअल जो ही होगा तो मेल फीमेल पे बात करेंगे। मेल फीमेल के फीमेल कैसा होगा? तो ये हर्माफ्रोडाइट है। क्या है? हर्माफ्रोडाइट। मतलब समझ गए, मेल और फीमेल एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर होगा। मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होगा, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मेल प्लेनेरिया और फीमेल प्लेनेरिया अलग अलग होता है। तो प्लेनेरिया इसका अंतर है, प्लेनेरिया अलग हो गया। प्लेनेरिया देखिए बहुत जगह एक्सेप्शन है। यहाँ जो आपने मोस्टली अनसेगमेंटेड लिया था ना, वहां भी प्लेनेरिया ले सकते हैं, वो भी सेगमेंटेड होता है। देखिए यहाँ भी प्लेनेरिया आया, फिर उसके बाद एक और जगह प्लेनेरिया आया था। प्लेनेरिया कहाँ आया था कि इसके पास एक्सेप्शन में प्लेनेरिया हमने एक जगह और हमने लाया था। अगर आप देखो तो ये नहीं, मैंने प्लेनेरिया आपको बताया था कि प्लेनेरिया के पास सबसे पहले आंख आया, वो एक प्लेनेरिया का एक एग्जांपल याद रख सकते हो। प्लेनेरिया की बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये भी याद रख सकते हो, ये मोस्टली अनसेगमेंटेड है। और आगे बात करें अगर, तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी मेल फीमेल इसके एक ही बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन प्लेनेरिया फिर अलग अलग होता है। प्लेनेरिया के मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यानी कि गैमिट्स बन जाएगा, अगर हर्माफ्रोडाइट है तो एक ही बॉडी के अंदर गैमिट्स बन जाएगा, या अगर प्लेनेरिया की बात करें तो अलग अलग बॉडी के अंदर बनेगा। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलेगा वो फीमेल बॉडी के अंदर मिलेगा, या अगर फीमेल तो हर्माफ्रोडाइट है तो बात छोड़ो तो बॉडी के अंदर मिलेगा। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, हर्माफ्रोडाइट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या? लार्वा आएगा। क्या आएगा? लार्वा आएगा। लार्वा फिर एडल्ट में डेवलप होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। आई होप आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। इन्हें फ्लैट वर्म्स कहते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मोस्टली पैरासिटिक है, कुछ फ्री लिविंग है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री है, मोस्टली अनसेगमेंटेड है। यहाँ पर एक्सेप्शन में आप प्लेनेरिया याद कर सकते हो। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। बॉडी सरफेस बहुत पतला होता है, ये बॉडी सरफेस से ही अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म में माउथ प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट होता है, गैसेस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से हो जाता है। किसमें? फ्री लिविंग फॉर्म में। जो पैरासिटिक फॉर्म है वो तो क्या होते हैं? एनारोबिक होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से हो जाता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स मौजूद होती हैं। बॉडी के ऊपर
प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम हेड गैंग्लियन और नर्व कॉर्ड का बना होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है। हर्माफ्रोडाइट है, प्लेनेरिया हर्माफ्रोडाइट नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके क्लासेज की अगर बात करें तो देखिए क्लासेज पे डिबेट हो जाता है। कई जगह पर आप देखोगे किताबों के अंदर तीन क्लासेज लिखी होती है, कई जगह पे 4 क्लासेज लिखी होती है। एनसीईआरटी के अंदर 3 ही क्लासेज हैं, तो 3 ही क्लासेज पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी 4 क्लासेज होते हैं, तो मैंने चारों क्लासेज डिस्कस कर दिए हैं। तो एक तो टर्बेलेरिया है, पहला क्लास है टर्बेलेरिया, ये एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है। इसके बाद ये जो सेकेंड फाइलम मैंने लिखा है मोनोजिनियंस, ये एनसीईआरटी के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी एक क्लास होता है। मोनोजिनियंस एक और क्लास है, लेकिन ये भी है, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो कई जगह पे आप देखोगे 3 क्लासेज अगर पूछेगा आपसे, कोई आपसे अगर ये पूछे कि 3 क्लासेज ऑफ प्लेनेरिया, तो आप आंसर दोगे टर्बेलेरिया, टर्माटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बेलेरिया, टर्माटोडा एंड सिस्टोडा। आप मैंने मोनोजेनेसिस नहीं कहोगे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्लासेज ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो आप चारों का एग्जांपल दे दीजिएगा। आपसे वैसे भी पूछेगा कौन, 11th वाले को नहीं पता होता ये सब चीजें, जो मेडिकल ओडिकल का प्रिपरेशन करता है उसी को ये सब चीजें पता होती है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई पूछ दे, उस तरह से पूछ दे, तो आपको याद होना चाहिए कि पहला क्लास टर्बेलेरिया है, दूसरा क्लास मोनोजिनियंस है, तीसरा क्लास टर्माटोडा है और चौथा क्लास सिस्टोडा है। और अगर आपसे कोई 3 ही क्लासेज पूछे तो आप कौन सा गायब करोगे, मोनोजिनियंस गायब कर दोगे। आप बोलोगे टर्बेलेरिया, टर्माटोडा एंड सिस्टोडा। अब आप कहोगे सर इन क्लासेज में डिफरेंस क्या है, अलग अलग क्लासेज आप बता रहे हैं, तो क्लासेज में डिफरेंस क्या है, क्लासेज में अंतर क्या है। तो अगर क्लासेज में डिफरेंस की आप बात करना चाहते हैं तो टर्बेलेरिया जितने भी फ्री लिविंग हैं वो सारे के सारे टर्बेलेरिया में आ जाएंगे। सारे के सारे क्या आ जाएंगे, टर्बेलेरिया में। जितने भी फ्री लिविंग हैं, नॉन पैरासिटिक हैं, वो सारे के सारे टर्बेलेरिया में आ जाएंगे। इनके पास कोई हुक्स या सकर्स मौजूद नहीं होगा, क्योंकि हुक्स सकर्स किस में होता था, पैरासिटिक में होता था। तो टर्बेलेरिया के मेंबर के पास कोई हुक्स या सकर्स नहीं होगा और इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होगा। पावर ऑफ रीजनरेशन कहने का मतलब अगर किसी वजह से इसके बॉडी के टुकड़े हो गए तो हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो टर्बेलेरिया की ये खासियत हो गई। मोनोजिनियंस की अगर बात करें तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था ना पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, इक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। तो सारे फ्री लिविंग तो यहाँ आ गए, तो बच्चा इक्टोपैरासाइट। तो इक्टोपैरासाइट सारे के सारे मोनोजिनियंस में आ जाएंगे। और ये इक्टोपैरासाइट जानते हो कहाँ होता है, सब पानी के अंदर होता है। इक्टोपैरासाइट है तो कहाँ होगा, बाहर होगा। मैंने बताया ना, इंडोपैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर और इक्टोपैरासाइट होस्ट की बॉडी के बाहर। तो जो इक्टोपैरासाइट होंगे वो कहाँ होंगे, पानी के अंदर, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गई, इन सब के बॉडी पे ये अपना जीवन बिताएंगे, मोनोजिनियंस के मेंबर यानी इक्टोपैरासाइट होते हैं। और किस पे इसके होस्ट कौन से होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। इसके होस्ट कौन है, एक्वेटिक एनिमल्स। तो मोनोजिनियंस याद रखिएगा। टर्माटोडा की अगर बात करें तो ये भी इंडोपैरासाइट है, ये भी इंडोपैरासाइट है। सिस्टोडा भी इंडोपैरासाइट है और टर्माटोडा भी इंडोपैरासाइट है। तो आपके दिमाग में फिर से अलग अलग क्यों किए, अगर टर्माटोडा भी इंडोपैरासाइट है और सिस्टोडा भी इंडोपैरासाइट है तो अलग अलग क्यों किए। तो बाबू बात यह है ना कि सिस्टोडा जो है वो सेगमेंटेड है और टर्माटोडा जो है अनसेगमेंटेड है। टर्माटोडा क्या है, अनसेगमेंटेड है। तो देखिए मैं क्लासेज पे फिर से बात करता हूं। 3 क्लासेज अगर आपसे पूछे तो कौन कौन से कहोगे, टर्बेलेरिया, टर्माटोडा, सिस्टोडा। और अगर चारों क्लासेज कोई आपसे पूछ दे, 4 ही क्लास है ही टोटल, तो आप लिखोगे टर्बेलेरिया, मोनोजिनियंस एंड टर्माटोडा एंड सिस्टोडा। ये क्या है, सारे के सारे फ्री लिविंग। सारे के सारे फ्री लिविंग कहाँ आ गए, टर्बेलेरिया में। इनके पास कोई हुक सकर्स नहीं होगा और इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होगा। मोनोजिनियंस इक्टोपैरासाइट होंगे, क्या होंगे, इक्टोपैरासाइट। नोट में लिखा हुआ है इक्टोपैरासाइट होंगे। और इसके जो होस्ट होंगे वो कौन से एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। एक्वेटिक एनिमल्स ही इसके होस्ट होंगे, उनके बॉडी के ऊपर ये अपना जिंदगी बिताएंगे, जैसे फ्रॉग के ऊपर या मेढक के, फिश के ऊपर, इन सब के ऊपर। टर्माटोडा की बात करें तो ये भी इंडोपैरासाइट है और सिस्टोडा की बात करें तो ये भी इंडोपैरासाइट है। ये दोनों इंडोपैरासाइट है, ये फ्री लिविंग, इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। तो आपको कि सर दोनों इंडोपैरासाइट है तो डिफरेंस क्यों, तो बाबू टर्माटोडा जो है वो अनसेगमेंटेड है और जो सिस्टोडा है वो सेगमेंटेड है। इन सभी का कॉमन नेम्स भी होता है। इनको टर्माटोडा को इसको हम फ्लूक्स कहते हैं। कई बार आप देखोगे लिखा रहेगा फ्लूक्स, तो फ्लूक्स कहा जाता है। टर्माटोडा के मेंबर्स को कहा जाता है, फ्लूक्स कहा जाता है। और इसके मेंबर को, जो सिस्टोडा के मेंबर्स हैं, उसे हम टेप वर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेप वर्म्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, टेप वर्म्स कहते हैं। तो सिस्टोडा के मेंबर को हम टेप वर्म्स भी कहते हैं और टर्माटोडा के मेंबर को हम फ्लूक्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको क्लासेज भी समझ में आए होंगे, टर्बेलिडिया, मोनोजिनियंस, टर्माटोडा एंड सिस्टोडा। तो दिस इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। आई होप को सारे समझ में आ गए होंगे। इसके अगर आप एग्जाम्पल की बात करें कि सर एग्जाम्पल भी दे दीजिए, तो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो। जो टर्बेलिडिया है उसमें तो प्लेनेरिया आ जाएगा, क्योंकि प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, और मैंने कहा जितने भी फ्री लिविंग है वो कहाँ आ जाएंगे, प्लेनेरिया, सॉरी टर्बेलिडिया के अंदर। तो टर्बेलिडिया का एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेनेरिया, नोटोप्लाना। नोटोप्लाना भी एक अच्छा एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। तो आप टर्बेलिडिया में 2 एग्जाम्पल याद रख लोगे, प्लेनेरिया और नोटोप्लाना। और अगर आप सारे फाइलम के सारे क्लासेज के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा आराम से, नोट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक समझना मेन हमारा काम था। तो आई होप आपको पूरा फाइलम समझ में आया होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, एस्केलमेंथिस के बारे में, यानी कि नेक्स्ट फाइलम के बाद हमारा होगा कौन, एस्केलमेंथिस। तो उस पर हम बात करेंगे। मिलते हैं बच्चों, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।